शुरू करते हैं। एक ऑब्जेक्ट मान ले यहां पर है और इस ऑब्जेक्ट पे मान ले दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स तो चलिए इस डायरेक्शन में से, और एक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। हमें ये पता लगाना होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे डायरेक्शन में। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। वैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे जो ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों मेन फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट तो दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि ऐसा ये बिहेव करता है जैसे कि इस पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो और ये उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में कि ऐसा लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है। उस फोर्स का डायरेक्शन होता है ये। तो वो जो फोर्स है उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। दैट मीन ये वाला फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वाला फोर्स, ये दोनों फोर्सेस मिलके हमें एक फोर्स देता है, जिस एक फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स, या फिर थोड़ा ज्यादा टेक्निकली रिजल्टेंट फोर्स। जनरलाइज्ड वर्जन में हम कहेंगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके हमें जो वेक्टर दे रहा है वही है रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर हम करते क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर पता करने के लिए तो चलिए एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं वही ऑब्जेक्ट। सो यहां पर ये ऑब्जेक्ट और इस पे जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं। तो ये रहा एक फोर्स, इस पे कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इतना मैग्नीट्यूड का, और इस पे जो दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा, ये दूसरा फोर्स ये वाला था जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। हम जब वेक्टर एडिशन परफॉर्म करते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, यहाँ पर वेक्टर एडिशन से हम पता करेंगे। तो जो वेक्टर एडिशन हम परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इन दोनों में से, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों में से किसी को आप पहला वेक्टर मान लें और दूसरे वेक्टर को, चलिए इस वेक्टर को, येलो वाले वेक्टर को हम पहला वेक्टर मान रहे हैं, और दूसरे वाले वेक्टर को हम यहां से शिफ्ट करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, कुछ ऐसे यहां से हम करेंगे पैरेलली शिफ्ट कि इसका जो टेल है, ये वाला पार्ट इसका टेल है, ये पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ये मैच कर जाए। तो हो गया ये। अब क्या करना होता है हमें कि जहां से हमने शुरुआत किया था, दैट मीन ये वाला जो पॉइंट है, पहले वेक्टर का जो फुट है या फिर टेल है, वहां से जो फाइनल वेक्टर है, यहां पर दूसरा वेक्टर जो है ये फाइनल वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर के हेड तक, फाइनल पोजीशन तक हमें आगे बढ़ते हुए एक वेक्टर बनाना है जो कि होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस केस में चलिए नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो वेक्टर था ये वेक्टर ए, और इसे नाम दे देते हैं वेक्टर बी। तो यहां पर भी वही करें, ये हो गया वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर जो था ये वेक्टर बी था, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला इसे नाम दे देते हैं आर। सो आर ये जो है, इसी आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता लगाना है। सो सबसे पहले हम पता लगाएंगे मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये वाला जो वेक्टर है, वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड तो गिवन है, आपको बता दिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ए और बी, और साथ ही साथ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी बताया गया है। दैट मीन दो फोर्सेस कितने स्ट्रेंथ के हैं ये बता दिया गया है। आपको रिजल्टेंट फोर्स पता लगाना है, और भी यहां पर कुछ गिवन रहेगा। क्या गिवन रहना चाहिए, देखिए ये एक सिस्टम है, ये बी है और ये ए है। तो ऐसे वेक्टर अगर एक्ट करे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन वही उतना ही मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर किसी और डायरेक्शन में एक्ट करे तो अब रिजल्टेंट वेक्टर तो उतना नहीं बनेगा। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में इतना, इस केस में इतना, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो चेंज हो गया। दैट मीन और भी कुछ गिवन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो ये कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ये कितना है, तो ये भी गिवन होना चाहिए। अब आपके पास तीन गिवन चीजें हैं, एक तो ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल। अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर पता लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा होगा, मैं क्या करता हूं दूसरे फिगर में, यहाँ जो वेक्टर ए जिस लाइन में एक्ट कर रहा है उसी को मैं थोड़ा आगे प्रोपगेट कर देता हूं कुछ ऐसे, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं कुछ ऐसे। अब देखिए यहाँ B को हमने पैरेलली शिफ्ट किया था, यहां से पैरेलली शिफ्ट किया था ऐसे, तो B जो यहां पर था ऐसे,
ये और ये ऑब्वियसली पैरेलल होता। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा। सो यहां से ये वाला जो एंगल है इसे लिख लेते हैं, ये है थीटा। आप ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल होगा। सो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। आप देखिए ये जो लेंथ है, ये ट्रायंगल का जो आर्म है, जो साइड है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। और अब अगर हम साइन ऑफ थीटा कंसीडर करेंगे तो ये वाला साइड हम पता कर सकते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा से हम ये वाला साइड पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। क्यों पता करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। जैसे ही हम ये वाला साइड का वैल्यू पता कर लेंगे तो ये जो टोटल लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ होगा यहां से यहां तक ए, और ये जो भी बनेगा उतना, दोनों को जोड़ दिए तो ये वाला जो साइड है ये पता चल गया हमें। और ये वाला अगर साथ ही साथ हमें पता चल जाता है, ये वाला जो लेंथ है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा एक ट्रायंगल है ये भी तो राइट ट्रायंगल है, तो इस राइट ट्रायंगल से ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर ये बेस, इसका वैल्यू हमें पता हो और ये इसका वैल्यू हमें पता हो तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। दैट मीन अभी हमारा पहला जो टास्क है वो ये है कि इस ट्रायंगल से हम पता करेंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड कितना है। तो चलिए इन दोनों को नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को यहां से यहां तक इसे नाम दे देते हैं, और ये हो गया मान ले x, और यहां से यहां तक ये वाला जो साइड है परपेंडिकुलर जो है इसे नाम दे देते हैं y। चलिए x कितना होगा देख लेते हैं। सो इस ट्रायंगल में अगर कोसाइन ऑफ थीटा हम कंसीडर करते हैं, सो कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा होता क्या है, कोसाइन ऑफ थीटा होता है